खबरें तफसील से। इंतखाबी मंशूर में सियासी पार्टियों की तरफ से किए गए वादों के लिए उन्हें जवाबदेह बनाने की मांग की गई है। इस सिलसिले में मुफाद आमा की एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अर्जी गुजार ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो इस ज़िम्न में मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अहकामात जारी करे। माकूल इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए सियासी पार्टियों को जवाबदेह बनाने की अदालत से गुजारिश की गई है। एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय ने अपने मातहत अश्वनी कुमार दोबे से अर्जी दाखिल कराई है। अर्जी गुजार ने वादा पूरा न करने वाली पार्टियों का इंतखाबी निशान वापस ले लेने और उनकी मुसलमा हैसियत खत्म कर देने का मुतालबा किया। अर्जी गुजार के मुताबिक एक आम शहरी अदालत ही से ऐसी उम्मीद लगा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़े हैं। इंदौर में बनाए गए इस प्लांट में रोजाना 550 टन फाजिल मधु और कचरे वगैरह को कारामद बनाने की सलाहियत है। इस प्लांट के जरिए यौमिया तकरीबन 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन नामियाती खाद तैयार की जा सकेगी। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि आइंदा 2 साल में मुल्क के 75 बड़े शहरी इदारों में ऐसे गोबर्धन प्लांट और ऐसे बायो सीएनजी प्लांट्स बनाए जाएंगे। ऐसे इक़दामात से मुल्क के शहरों को साफ और आलूदगी से पाक बनाने और उन्हें साफ सुथरी माहौल दोस्त तवानाई की तरफ ले जाने में मददगार साबित होगी। इंदौर के अभियान को एक नई ताकत देने वाला है। इंदौर को आज गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का जो गोबर्धन प्लांट मिला है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं शिवराज जी और उनकी टीम की विशेष प्रशंसा करूंगा, जिसने इस कार्य को इतने कम समय में संभव बनाया है। मैं आज सुमित्रा ताई का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने सांसद के तौर पर इंदौर की पहचान को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। और अब तो शहरों में ही नहीं, बल्कि देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोबर्धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई है। हमारे गांव देहात में किसानों को बेसहारा जानवरों से जो दिक्कत होती है, वो भी इस तरह के गोबर्धन प्लांट में उसके कारण कम हो जाएगी। कुवैती खवातीन ने कर्नाटक में हिजाब हामी लड़कियों और खवातीन के साथ इजहारी यकजहती का इजहार किया है। कुवैत में हिंदुस्तानी सफारत खाने के बाहर मुजाहरे के लिए ये खवातीन जमा थी। यहां 120 खवातीन ने हिजाब पहनने की आजादी देने का मुतालबा किया। कर्नाटक में हिजाब को लेकर हंगामे के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए ये लोग बुध को यहां पहुंची। बताया गया है कि ये खवातीन इस्लाम हामी तंजीम की खवातीन शाख से वाबस्ता है।
أنا اليوم موجودة هنا في الاحتجاج اللي هو ضد استخدام العنف مع النساء المسلمات في الهند، ضد التمييز العنصري بسبب الحجاب هناك اللي قاعد يصير أمر أبدا مو طبيعي. هم ما لهم أي حق إنهم يمارسون أي شعائر دينية، أي رموز دينية، رغم إن إحنا ما نتكلم عن فئة قليلة، إحنا قاعد نتكلم عن أعداد بالملايين. الجالية الهندية موجودة اللي في الخليج، ما قط يوم من الأيام سمعنا إنه إحنا استهدفت بسبب مثلا سيكي لابس عمامة، عدل ولا لا؟ الجالية الهندية في الخليج بالملايين وعقودها بالملايين، لازم يفهمون الحكومة الهندية إن إحنا بالفعل ناس نحترم الآخرين، فالمفروض يحترمون إخواننا المسلمين في الهند. فالطفلة الهندية المسلمة هي أختي، أنا ما عندي مناطقية، أنا مسلمة في كل مكان، هي أختي. لذلك كل طفلة مسلمة محجبة في الهند، في الصين، في السند، من حقها أنها تلبس حجابها، وهذا من الحق خصوصا في دولة عرقية مختلفة الأعراق والأديان، يجب احترامها كمواطنة هندية، يجب احترامها والدفاع عن حقها في لبس هذا الحجاب. قدام السفارة الهندية احتجاجا للاضطهاد اللي تلقوه مسلمات الهند. احنا نؤمن ان لهم الحق في التعليم ولهم الحق انهم يمارسون دينهم بحرية. هذه وقفة المنظمة هي مجرد إيصال رسالة ان احنا رافضين لهذا الظلم وإن كان في بلد آخر، لكن الإنسان هو الإنسان أينما وجد، والظلم الواقع على أي إنسان في هذه الأرض وقع علينا جميعا. هذه وقفة أو اعتصام بسيط إن احنا نرسل لهم رسالة ونقول لهم وإن كنتم مستضعفين لكنكم أقوياء. واحنا कुवैती पार्लियामान ने हिंदुस्तान में हिजाब पर हो रहे हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कुवैती अरकान पार्लियामान ने अपने बयान में अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि बैनुल अक़वामी इदारे हिंदुता अवादी हुकूमत के गैर इंसानी इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई करे। कुवैत में RSS के स्लीपर सेल्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की मांग भी की गई है। कुवैती अरकान पार्लियामान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फासिस्ट करार दिया। कर्नाटक में हिजाब पर तनाजा बरकरार है। आज भी चंद कॉलेजों में एहतिजाजी मुजाहरे हुए हैं। बेलगाम की विजय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल में तालिबात ने एहतिजाज किया। वहीं मटकेरी की जूनियर कॉलेज के गेट पर भी तालिबात ने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर एहतिजाज किया। चित्रदुर्ग की SRS कॉलेज ने हिजाब पर जारी तनाजे को देखते हुए आज छुट्टी कर दी। अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सीधा रुख करते हैं। वर्षों में देखिए सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया, आतंकवादी हमलों को यहां पर अंजाम नहीं देने दिया है। ये भाजपा का जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ है। अगर मैं लंबा इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक के बाद दूसरे उदाहरण देखेंगे, सब लंबी सूची आपके सामने आती है कैसे समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने भी, बाटला हाउस कांड तो आप भूले नहीं होंगे। मोहनचंद शर्मा जी, इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पर सपा और कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कहा था कि सोनिया जी उन गुनहगारों के घरों पर जाकर फूट फूट कर रोई थी, लेकिन सोनिया जी राहुल गांधी जी के पास शहीद मोहनचंद शर्मा जी के घर जाने का समय नहीं था, ना अखिलेश जी के पास था, न उनके बाकी नेताओं के पास था। ऐसे कई प्रूफ आपके सामने हैं जहां रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर अटैक करने के, जहां पर 7 सीआरपीएफ के हमारे जवान शहीद हो गए थे, उसमें भी अखिलेश यादव जी ने उनके केसों को वापस करने की बात कही जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। इसी तरह से ही समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप और कई ऐसे लेख लिखे गए कि सिम्मी के ऊपर बैन नहीं लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कहा। अलकायदा के जो ऑपरेटिव लखनऊ में पकड़े गए तो इन्होंने सवाल खड़े कर दिए पुलिस की जांच पर और एटीएस पर। यह अपने आप में दिखाते हैं इनका आतंकी प्रेम। राम नरेश यादव जी हों और बाकी जो नेता हों, उन्होंने तो समय समय पर, मैं बाकियों के नाम लूं, ये सब लोगों ने बार बार कहीं ना कहीं आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात कही है।
दूसरी ओर भाजपा ने जीरो टॉलरेंस की बात कही है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को ये थे अनुराग ठाकुर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जा रही है। मरकजी वजीर नारायण राणे भी रियासती हुकूमत पर लगातार हमले कर रहे हैं। नारायण राणे के ट्वीट करके खलबली पैदा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने लिखा कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान का कत्ल हुआ। मातोश्री के चारों लोगों के लिए ईडी का नोटिस तैयार। याद रहे कि मातोश्री सीएम उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह और दफ्तर है। खौफ और दहशत पैदा करते हुए राणे लिखा कि सुशांत और सालियान ने खुदकशी नहीं की थी बल्कि उनका कत्ल किया गया था और उसकी दोबारा जांच होगी। ट्वीट के बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तमाम बातों को मीडिया के सामने पेश किया। मैं देखिए मेरी प्रेस है, वो हमें एडवाइजर है दोनों। वो एक्टर को पीछे भी रहते हैं ना करने के, वैसे दोनों है। तो दिशा सालियान मैं कहा ना, देखते हम समझते हैं नहीं, हमें विश्वास है दिशा सालियान की बलात्कार करके हत्या की है। उस वक्त पुलिस उस फ्लोर पे वहाँ थे, किसके प्रोडक्शन के लिए थे वो नाम बाहर नहीं आया। दिशा सालियान का पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट बाहर नहीं आया। उसमें बलात्कार हुआ है, कितने लोग ने किया है, हत्या कैसी हुई, कार लगा, कोई पोस्टमार्टम नहीं है। कल समझो सत्ता बदली हो गई तो डॉक्टर लोग सब बोलेंगे। अभी वाजे नहीं क्या बोल रहे हैं, अनिल देशमुख बेचारा अंदर है, इन लोग का बदली उन्होंने किया और उसको काम पे लगाया। किसमें? किसका? सुशांत सिंह का बात कर रहे हैं। अरे मैं हादसा बोला मराठी में कहा, जब दिशा सालियान और सुशांत एक दूसरे को पहचानते थे, तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा भी कमेंट्स करके सुशांत बोला कि जिन्होंने किया है मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मैसेज इन लोग के पास जा गया जिन्होंने मर्डर किया है। वही सेम नाइट रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए। उसमें एक मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी तापा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है। और अंदर जाके सुशांत जब ही उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाले, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। वो सावन लड़का उधर था जो अब गायब है। इस तरह से उनकी हत्या की गई है। ठीक नहीं, ऐसा कैसा बोलूँगा? ठीक नहीं, कैसा करेंगे? ऐसा क्लोज तो नहीं हुआ, फाइल ओपन है। अरे इनको क्या मालूम, कौन बोलते हैं, उनको क्या मालूम है? पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उनका वर्किंग कैसा है। मर्डर केस कभी भी ओपन हो सकती है। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अहमदाबाद के बीजी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर और तलबा एहतिजाज पर है। हजारों की तादाद में तलबा और डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर एहतिजाज कर रहे हैं। कल उन लोगों ने इंतजामिया को इंतबा दिया था कि वो आज से उन्हें सारी सर्विसेज को बंद करके एहतिजाज शुरू कर दिया है। उन लोगों का इल्जाम है कि उन्होंने डॉक्टर कमलेश उपाध्याय के खिलाफ शिकायत की थी और कहा गया था कि जल्द ही कमेटी बनेगी और 30 दिन में जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन काफी दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई कमेटी का ऐलान नहीं किया गया, जिसके चलते डॉक्टर्स ने आज से मुकम्मल एहतिजाज शुरू कर दिया है। हमने उसके लिए स्ट्राइक की घोषणा की थी कि स्टूडेंट्स को न्याय मिले, परंतु हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ हेल्थ मिनिस्टर की कुछ मीटिंग हुई थी और उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था कि 2 दिन में कमेटी की रचना हो जाएगी और 30 दिन में उसका निर्णय आ जाएगा। 15 दिन के बावजूद भी कोई कमेटी की घोषणा नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए हमने कल टोकन स्ट्राइक की थी और आज से इमरजेंसी सुविधाएं, कोविड सुविधाएं भी बंद करके हम लोग स्ट्राइक पे यहाँ आंदोलन अपना जारी रखेंगे।
जब तक दिल्ली में 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। दिल्ली के 240 सरकारी स्कूलों में बनाए गए स्मार्ट क्लासरूम्स का इफ्तिताह वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने किया। इस हवाले से एक जलसा मुनाकिद किया गया जिसमें डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी शरीक रहे। दिल्ली के वजीर दाखिला सत्येंद्र जैन भी इस तकरीब में शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा कि मुल्क के तमाम बदउनवान लोग उनके खिलाफ जमा हो गए हैं और आज हम जदीद तरीन क्लासरूम शुरू करके उनको मुनासिब जवाब दे रहे हैं। अब मुल्क आगे बढ़ेगा, बाबा साहब और भगत सिंह के ख्वाब पूरे होंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल पंजाब में अपनी इंतखाबी मुहिम खत्म करने के बाद कल दिल्ली वापस लौट आए। अपने सब क्लासरूम्स को आधुनिक डिजिटल क्लासरूम्स में बदल देंगे ताकि बच्चे अब क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में पढ़ सकें और उसकी रिकॉर्डिंग हो सके। उसके इंटरनेट कनेक्शन के साथ उनके हर एक क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड मिल सके उनको। तो धीरे धीरे हम अपने हर क्लासरूम को डिजिटल क्लासरूम बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इस पूरे काम में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी, पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग चीफ, नीचे के अधिकारी, सब लोगों ने बहुत मेहनत से इसमें काम की है। पिछले दौरान कोविड के संकट के बीच में भी सुबह 7 बजे निकल के सत्येंद्र जैन जी, हम और सभी हमारे सीनियर अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी, सुबह 7 बजे हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके ऐसे देखते थे जैसे अपना घर बनाया जा रहा है। दिल्ली में वाकई शिक्षा क्रांति हो रही है। इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं, इतने शानदार क्लासरूम बन रहे हैं, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के कई प्राइवेट स्कूलों में इतना शानदार व्यवस्था नहीं है जितनी आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है। इतने अच्छे नतीजे आने लगे हैं, शानदार नतीजे आने लगे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर आने लगेंगे। आज मुझे बेहद खुशी है कि आज से लगभग 3 साल पहले जो हम लोगों ने 11,000 क्लासरूम बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था, बनाने शुरू किए थे, आज वही 12,430 क्लासरूम मात्र 3 साल में बन के तैयार हो गए। दुर्भाग्यवश आज 75 साल हो गए आजादी के। 75 साल के बाद भी बाबा साहब का यह सपना पूरा नहीं हुआ। आज गरीबों के बच्चों को, बाकी देश के हिस्सों में गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है जैसे पहले दिल्ली में होता था। मुझे खुशी है कि बाबा साहब का सपना कम से कम आजादी के 75 साल बाद कम से कम दिल्ली में पूरा होना चालू हो गया। ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हिंदुस्तान ने पहल शुरू कर दी है। आइंदा साल इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट की मेजबानी के लिए लगने वाली बोली हिंदुस्तान ने जीत ली है। आईओसी की मेंबर नीता अंबानी ने इस पेशरफ्त को एक एजाज करार दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे 4 दहाकों बाद हिंदुस्तान को इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट की मेजबानी करने का मौका मिला। आईओसी पैनल ने मुल्क में खेलों को फरोग देने के सिलसिले में अपनी मुफीद तजावीज पेश की है। Just like the one we share with you, my dear friends and respected members of the IOC. We take immense pride in the resilient spirit of India that has risen to produce and export millions of vaccines to several countries across the world and administering over 1.5 billion vaccines throughout the country. Throughout the pandemic, sport has been a source of hope, joy, entertainment and motivation to the people around the world. As we enter the post-pandemic world with optimism, sport will continue to inspire us and lead us with its invaluable life lessons. With one foot rooted in our cultural traditions and the other leaping up to embrace modernity, India's next generation is brimming with 1 billion hopes and dreams, driven by the potential and the power of creative energy. I truly believe
India is on the verge of creating something very special with the Olympic movement. Together with you, we want to open the doors of opportunity to millions of young Indians. It is time to write the future of sport and ignite our potential with the spirit of Olympism. India is a melting pot of multiple cultures and incredible experiences. A country that has inspired millions of travelers over centuries to come back time and again. India is a journey you can't complete in one lifetime. With great joy, I invite you to begin your journey to incredible India. सीपीएम लीडर वी श्रीनिवास ने हिजाब तनाज़े को लेकर लड़कियों को तालीम के बुनियादी हक से महरूम करने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हिजाब के नाम पर लड़कियों को तालीम के बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से ड्रेस कोड के नाम पर लड़कियों को तालीम के बुनियादी हक से महरूम नहीं करने की अपील की। Commented that hijab is not religious compulsory wearing of the hijab, not compulsory. But that is not the question. The question is whether on the basis of the uniform or the hijab or some other dress, whether you are allowing the right for education to the girls or based on the dress code or something else you are denying. That is the basic question, whether you वो पढ़ना चाहता था, लेकिन वक्त ने उसे कम उम्री में ही काम पर जाने के मजबूर कर दिया, मगर किस्मत कुछ और ही चाहती थी। आज मुकेश पाखरे एक ट्रेनर और मौलिम का किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी एक खास मिशन के लिए। वो सैनिटेशन वर्कर को तरबियत देते हैं और उन्हें बावकार जिंदगी गुजारने में मदद करते हैं। आइए देखते हैं मुकेश पाखरे की कहानी, मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम मुकेश मुदलाल पाकरे है। मैं मुंबई में अन्नाभाऊ साठे नगर मानकुर बस्ती में रहता हूँ। पढ़ने की बहुत इच्छा थी, परंतु घर की परिस्थिति विकट होने के कारण मैं पढ़ नहीं सका। डेली वेजेस के मैं भी काम करता था, झाड़ू खाते में जाता था, कहीं सफाई करता था। स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मुंबई में नया नया आया था। मुझे ये टीम में काम करने का मौका मिला। 20 साल मैंने खुद इस संगठन में काम किया। 2019 में जगताप साहब ने मुझे फिर बुलाया कि मुकेश कि ऐसा एक संस्था है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज WTC, स्लम में जाके जितने भी सफाई कामगार हैं जो डेली वेजेस वाले, जिनका सरकार के साथ कोई तालमेल नहीं, रोज़ काम करते हैं, किधर भी साफ सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं, ऐसे लोगों को मैं मोबिलाइज करता था। और मोबिलाइज करके फिर पूरी उनका ट्रेनिंग लेना है 5 दिन का, जैसा मैंने लिया है। और सच में लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हमने वर्ल्ड टॉयलेट का ट्रेनिंग लिया, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में हमने ट्रेनिंग लिया। उसमें ऐसे कितने लोग थे जो बोले सर मुझे 6,000 रुपये महीना मिलता है और सर मुझे 200 रुपया रोज़ मिलता है, वो भी रोज़ काम नहीं। फिर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से हमने जो हमको सूची मिली थी उनको फिर हमने जॉब भी दिया, अच्छा उनको प्लेस भी किया। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का लाइफ कन्वर्ट हो गई, वो अच्छे अपने जीवन जीने लगे। हमको ट्रेनिंग मिली, हमें अच्छा शिक्षा मिली सफाई कामगारों के बारे में, तो उन लोगों ने दूसरे सफाई कामगारों को लाया। तो ऐसा मुंबई शहर में हमारे कार्यक्रम हमारा चालू है। लगभग 3,500 हजार लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।